तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की एक ऐसी कहानी है, एक मर्डर मिस्ट्री कहें, हम शक्ल की कहानी कहें। पहले कत्ल न करने की सोच थी, फिर कत्ल हुआ। पहले एक लाश को तलाशने की कोशिश की गई, लाश नहीं मिली। लाश ढूंढने के लिए मुर्दा घर, कब्रिस्तान, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, वहाँ तक गए, लेकिन कहानी अपने आप तेज़ी से आगे बढ़ती रही। पूरी कहानी क्या है, मैं सीधे सीधे सिलसिलावार आपको सुनाता हूँ। 22 जनवरी 1984, 22 जनवरी 1984 की बात है। केरल के मालविकारा पुलिस स्टेशन में सुबह सुबह 4 बजे के करीब एक शख्स फ़ोन करता है और कहता है कि पास के खेत में एक सफ़ेद एम्बेसडर कार, उसमें आग लगी हुई है और आग बहुत तेज़ी से लगी हुई है, आग के शोले उठ रहे हैं। पुलिस की टीम ये खबर जैसे ही मिलती है केरल जैसे इलाके में और इस तरह का हादसा, तो वो फ़ौरन अलर्ट होती है और पुलिस की टीम मौका वारदात पर पहुंचती है। जब वो मौका वारदात पर पहुंचती है तो एम्बेसडर कार जो है वो आग की लिफ्टों से घिरा हुआ, बड़ी मुश्किल से आग बुझाई जाती है। सड़क किनारे खेत के पास ये एम्बेसडर जल रही थी, तो शुरुआत में ऐसे ही लगा कि शायद तेज़ रफ्तार की वजह से एम्बेसडर का बैलेंस बिगड़ गया और उसके बाद वो खेत में, और एक्सीडेंट की वजह से कार में आग लग गई। खैर, आग बुझाई जाती है। आग बुझाने के बाद अब कार के अंदर का मंजर जो है वो साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस और लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उन्हें दिखाई देता है कि कार के अंदर ड्राइवर सीट पर एक शख्स बैठा हुआ है, लेकिन उस शख्स के हाथ पैर बंधे हुए हैं। तो पुलिस को पहले ये लगा कि ये मामला है क्या। लाश का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था, पहचान मुश्किल थी। खैर, पुलिस किसी तरीके से उस बॉडी को निकालती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जब पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि ये एक मर्डर का केस है। मरने वाले जो है उसकी मौत जलने से नहीं हुई है। उसकी वजह ये थी कि उसकी सांस की नली में कोई धुआं और वो सारी चीज़ें नहीं थी, और गाड़ी में चूँकि कार में आग लगी हुई थी, वो बाकी चीज़ें होनी चाहिए थी। एक जिंदा आदमी की जो सांसों की नली में पहुंचता है, ये उसी शख्स की नली में नहीं पहुंच सकता है जिसकी पहले से मौत हो चुकी है, जो सांस न ले पाता हो। तो ये क्लियर था कि ये मामला कत्ल का। इसके अलावा उसके पेट से फिर अल्कोहल और बाकी चीज़ें मिली, मामले में और मिस्ट्री आ गई। तो पोस्टमार्टम के बाद ये क्लियर हो गया कि ये मामला मर्डर का है। अब मरने वाले की शिनाख्त मुश्किल थी क्योंकि चेहरा जला हुआ था, गाड़ी का सिर्फ नंबर था और एम्बेसडर कार का नंबर था KLQ 7831। पुलिस आसपास के इलाकों में खबर करती है और सुबह होते होते एक परिवार पुलिस स्टेशन में पहुंचता है, गाड़ी को देखता है, लाश को देखता है, लाश की कदकाठी को देखता है। चेहरा तो था नहीं। तो उन्हें उसके बाद वो जो परिवार आता है वो कहता है कि ये हमारे अपने की लाश है, और जो नाम बताता है उस नाम को सुनकर पुलिस वाले भी थोड़ा चौंकते हैं। सुकुमार क्रूप। लाश की शिनाख्त की थी सुकुमार क्रूप के बहनोई ने, जिनका नाम था पिल्लई। ड्राइवर ने भी शिनाख्त की, जो सुकुमार का ड्राइवर था। अब पुलिस के पास लाश की आइडेंटिटी हो चुकी थी। पुलिस ने लाश सुकुमार के घर वालों को सौंप दी, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्होंने कहा कि आप इसका अंतिम संस्कार करेंगे, लेकिन आप इसे दफनाएंगे कब्रिस्तान में, क्योंकि हो सकता है केस में आगे चलकर इस लाश की हमें ज़रूरत पड़े। परिवार वाले रजामंदी दे देते हैं। सुकुमार की लाश को सौंप दी जाती है। सुकुमार के घर वाले लाश को ले जाते हैं, उसके बाद दफना देते हैं। अब पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती है। कई ऐसी चीज़ें थी जिससे शुरुआत में अब पुलिस को डाउट होता है कुछ। पहली चीज़, जो पिल्लई जिसने लाश की शिनाख्त की, उसके हाथ जले हुए थे कुछ, और कार में भी आग लगी हुई थी। पुलिस ने जब पूछा तो उसने पहले कहा कि वो चूँकि जनवरी का महीना, ठंड थी, तो वो आग जला रहा था और उसी में उसके हाथ जल गए। फिर उसने कहा कि गर्म पानी उसके हाथ पे लग गया, तो वो बयान बदल रहा था। जो ड्राइवर था उसके भी बयान अलग थे। इसके बाद तफ्तीश के लिए पुलिस सुकुमार के घर पहुंची, तो वहाँ भी एक अजीब चीज़ देखी। जिस दिन 22 जनवरी को सुकुमार की लाश की शिनाख्त हुई और अगले दिन उनके घर पे चिकन बन रहा था। केरल में, इस इलाके में ख़ास तौर पर यह है कि चिकन तभी बनता है जब कोई ख़ास मौका होता है, और जिस घर में इतना बड़ा हादसा हो गया हो, एक मौत हो गई हो, वहाँ चिकन बनना वहाँ पे उन लोगों के हिसाब से थोड़ा अटपटा सा था।
क्योंकि चिकन मतलब एक तरह की सेलिब्रेशन, पार्टी, खुशी, पर यहाँ तो दुख था, गम था, क्योंकि एक मौत हुई थी। तो वो भी चीज़ अटपटी लगती है। लेकिन खैर पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती है। इसी दौरान में इस इलाके से करीब 100 किलोमीटर दूर एक और पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज होती है, और एक पत्नी जो है अपने पति, जिसका नाम चाको था, वो रिपोर्ट दर्ज करती है कि उसका पति रात लौट रहा था 21 जनवरी की रात को, और अब तक वो घर नहीं पहुंचा है। जिस जगह सुकुमार की लाश मिली और जिस जगह ये मिसिंग रिपोर्ट थी, 100 किलोमीटर का फासला था। पुलिस ने जब तस्वीर देखी उसके बाद चाको की, तो एक चीज़ बड़ी अजीब लगी। चाको की कद काठी, थोड़ा बहुत धुलिया सुकुमार से मिलता था। अब पुलिस को ये बात कहीं ना कहीं लगा कि कुछ इसके पीछे साजिश है। पुलिस ने तफ्तीश की। तफ्तीश के बाद कई ऐसी चीज़ें मिली जिनसे पता चला कि मामला गड़बड़ है। सुकुमार वाकई जिंदा है या मौत है, अब इसको लेकर सवाल खड़े हो गए। क्योंकि अब पुलिस का मानना था कि जो लाश अम्बेसडर कार में जल रही थी वो लाश सुकुमार की नहीं बल्कि चाको की थी। और कुछ ऐसी चीज़ों ने इस बात को सब साबित भी किया। फिर पुलिस ने अपने मुखबिरों की जाल को बिछाया तो पता चला कि 21 और 22 जनवरी की देर रात चाको जिस रास्ते से लौट रहा था, उसी रास्ते पर यह सफ़ेद अम्बेसडर कार KLQ 7831 ये भी वहाँ पे पाई गई। और वहाँ पे इस गाड़ी का पाना, फिर इस गाड़ी में से एक लाश मिलना, गाड़ी में आग लगनी, बहुत सारी चीज़ें मेल खा रही थी। तब पुलिस ने तय किया कि वो सुकुमार के परिवार वालों से, खासकर उसके बहनोई पिल्लई और उसके ड्राइवर और उसका एक दोस्त शाहू, इनसे पूछताछ करेगी। पुलिस को पहले ही डाउट था पिल्लई पे, क्योंकि उसके हाथ जले हुए थे। ड्राइवर के बयान पे भी डाउट था, और उसके दोस्त एक शाहू के भी बयान पे डाउट था, जो लगातार इस पूरे मामले में आगे था। पुलिस ने सबसे पहले शाहू को उठाया। जब पुलिस उसके घर पहुंची रात को, तो देखा वो बैग पैक करके बस कहीं भागने के चक्कर में। लेकिन वक्त पे पुलिस पहुंच गई, उसे गिरफ्तार किया, वापस लाई, और फिर उससे सख्ती से पूछताछ की। उसने सब कुछ उगल दिया। फिर पिल्लई को गिरफ्तार किया गया, उसने भी सब कुछ उगल दिया। ड्राइवर को भी पकड़ लिया गया। 3 जो मुजरिम थे वो गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन मेन लाश की हकीकत वाला शख्स गायब था, यानी खुद सुकुमार, जिसको मुर्दा करार दिया गया था। इसके बाद जो सारी कहानी सामने आई, उस कहानी के पीछे एक बड़ी गहरी और लंबी साजिश थी। दरअसल सुकुमार का पूरा नाम सुकुमार था ही नहीं। सुकुमार कुरुप ये बाद में नाम था। पहले उसका नाम कुछ और था। एक अच्छे परिवार का लड़का सुकुमार, ग्रेजुएशन किया, पढ़ने लिखने में तेज़ था। इसके बाद उसने एयरफोर्स ज्वाइन किया एज ए एयरमैन, और एयरफोर्स में नौकरी करने लगा। लेकिन एयरफोर्स में नौकरी के दौरान उसका मन लगा नहीं, वो कुछ और करना चाहता था। तो एयरफोर्स से एक दिन छुट्टी लेकर वो घर अपने वापस केरल आता है। छुट्टी 15 दिन की थी, लेकिन 15 दिन से ज़्यादा वक्त हो जाता है, वो वापस ड्यूटी पे नहीं लौटता। 1, 2, 3, 4 महीने बीत जाते हैं, सुकुमार ड्यूटी पे नहीं लौटता। इधर एयरफोर्स में जो भी उसके, जिसको वो रिपोर्ट करता था, जब उन्हें पता चला कि वो ड्यूटी पे नहीं लौटा है, तो उसकी खोज खबर शुरू होती है। पर उसका कोई खोज खबर भी नहीं मिलता। घर पे भी कुछ लोग आते हैं तो बता दिया जाता है कि वो है नहीं। धीरे धीरे वक्त बीतता है, कई महीने बीत जाते हैं, और आखिरकार में एयरफोर्स सुकुमार को भगोड़ा डिक्लेयर कर देती है। आर्म्ड फोर्सेज में इस तरह बिना आप बताए हुए ड्यूटी से गायब हो, इसको बहुत सीरियसली लिया जाता है। तो बार बार की चेतावनी और बार बार बुलाने, ख़त किताबत, घर आदमी भेजने के बावजूद सुकुमार का कोई सुराग नहीं मिला। तो आखिर में एयरफोर्स को मजबूरन उसे भगोड़ा साबित करना पड़ा। अब ये कहानी एक तरफ चल रही थी। दूसरी तरफ उसी वक्त केरल में एक सब इंस्पेक्टर था जिससे सुकुमार की अच्छी दोस्ती थी। जब उसे बार बार एयरफोर्स की तरफ से लेटर मिल रहा था और अब वो भगोड़ा भी करार दे दिया गया, और इसके बाद उसको बाकायदा एयरफोर्स के सामने पेश होना पड़ता, उसको सज़ा भी हो सकती थी, तो उसने एक नई चाल चली। पहली बार उसने एक सब इंस्पेक्टर के साथ मिलकर अपनी ही एक डेथ सर्टिफिकेट तैयार करवाई कि वो मर चुका है किसी बीमारी से। और ये डेथ सर्टिफिकेट तैयार करवाने के बाद उसने एयरफोर्स के कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज दिया। एयरफोर्स को जब ये कुछ मिला तो उसके बाद उसके परिवार से पूछताछ हुई। परिवार ने भी कह दिया हाँ उसकी मौत हो गई, और बात आई गई हो गई।
अब एक तरफ एयरफोर्स से वो भगोड़ा होने के इस इल्ज़ाम से बच गया क्योंकि उसने खुद को मुर्दा करार दिया, लेकिन अब आगे क्या? ये भी था कि कल को ये राज ना खुल जाए। सुकुमार ने अब बेहतर भविष्य के लिए और इन चीज़ों से बचने के लिए गल्फ़ जाने का फ़ैसला किया। इसके बाद वो अबू धाबी चला जाता है। अबू धाबी में एक बड़ी कंपनी में उसकी नौकरी लग जाती है, सैलरी भी बहुत अच्छी थी। बट अबू धाबी जाने से पहले वो मुंबई गया और मुंबई में उसकी मुलाकात एक नर्स से होती है। इस नर्स की माँ कभी सुकुमार के घर में काम किया करती थी। नर्स से सुकुमार को मोहब्बत हो गई। दोनों के घर वाले तैयार नहीं थे, लेकिन उसने जबरन खुफिया तरीके से शादी कर ली और शादी करने के बाद वो पहुंच गया अबू धाबी और एक कंपनी में काम करने लगा। कुछ वक्त के बाद उसने अपनी इस वाइफ जो नर्स थी उसको वे अबू धाबी बुला लिया और वहाँ उसकी नौकरी एक नर्स के तौर पर लगा दी। अब दोनों मियाँ बीवी अबू धाबी में बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छी खासी तनख्वाह थी, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं। धीरे धीरे वक्त बीता। बीच बीच में सुकुमार वापस केरल आता, और जब केरल आता तो वो सूटकेस भर भर कर गिफ्ट लाता, लोगों के लिए शराब की बोतलें लाता, और वो बड़ा शाही खर्च वाला इंसान था। तो लोग उसे बड़ा, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार पसंद करते थे कि इन सब का ख्याल रखता, सबके लिए तोहफे लाता है। अबू धाबी में भी उसके कुछ दोस्त थे जिनके ऊपर वो खुल के खर्च करता था। उन्हीं में से एक दोस्त बना था उसका साहू। साहू उसी कंपनी में काम करता था। साहू के ऊपर उसने बहुत एहसान किए थे, तो साहू उसका अंधा भक्त था। तो ज़िंदगी सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी। इसी दौरान एक बार छुट्टी में सुकुमार केरल पहुंचता है और एक प्लॉट खरीदता है। ज़मीन का टुकड़ा, उसके बाद पैसे थे, फिर उसको ये था कि बाद में इसमें मकान बनाएंगे। वापस उसके बाद ये प्लॉट खरीदने के बाद वो अबू धाबी लौट जाता है। फिर कुछ वक्त के बाद जब उसे छुट्टी मिलती है तो वो वापस आता है और अब उसने सोचा था कि इस प्लॉट पे वो एक अच्छा सा खूबसूरत सा घर बनाएगा। लेकिन जब वो लौटता है इसी दौरान उसे खबर मिलती है, एक तो वो फिजूल खर्ची बहुत था, बैंक बैलेंस उसके कम हो गए थे। दूसरा ये पता चलता है जिस कंपनी में उसे एक बेहतरीन नौकरी मिली हुई, इतनी अच्छी तनख्वाह है, वो कंपनी कुछ घाटे में है और अब वो लोगों को कम तनख्वाह पे रखने के लिए आगे बढ़ रही है और पुराने लोगों को निकाल रही है, जिनमें सुकुमार का भी नाम था। तो वो परेशान हो गया, दोस्तों से बात की। दोस्तों ने कहा कि जब हालात ऐसे हैं तो वापस क्यों जाना, यहीं केरल में रहकर एक बिज़नेस शुरू करते हैं, और तुम्हारे पास दिमाग है, घर बनाने के लिए भी पैसे चाहिए, बंदी बधाई अब तनख्वाह की उम्मीद भी कम क्योंकि नौकरी जा रही है, पैसे बैंक बैलेंस में है नहीं। तब सुकुमार ने सोचा कि हाँ ये सही है, लेकिन अब पैसे कहाँ से आए। इसी दौरान में एक रोज़ वो एक ब्रिटेन में छपी एक नॉवेल थी, उस नॉवेल को वो पढ़ रहा था। उस नॉवेल में जो कहानी थी वो ये थी कि दो शख्स थे, एक शख्स की दूसरे शख्स से बड़ी चेहरा बहुत मिलता जुलता था, और एक रोज़ वो उस दूसरे शख्स को कत्ल कर देता है और फिर उसकी लाश को अपनी लाश बताकर वो इंश्योरेंस क्लेम करता है और आराम की ज़िंदगी जीता है। इस नॉवेल को पढ़ने के बाद अचानक सुकुमार को याद आता है कि उसने भी एक इंश्योरेंस करवा रखा है 8 लाख रुपए का। अब उसे पैसे की ज़रूरत थी। इस नॉवेल को पढ़ने के बाद उसके जहन में ये पूरा आइडिया आ गया। अब उसने एक प्लानिंग तय की, और जब ये प्लानिंग तय की तो इसके बाद फिर उसने सबसे पहले अपने दोस्त शाहू से बात की और पूछा कि इस नॉवेल में ऐसा ऐसा प्लॉट है, अगर मैं इसको हकीकत की ज़िंदगी पे इस्तेमाल करूं तो कैसा रहेगा। शाहू भी मान गया। इसके बाद उसने अपने जीजा पिल्लई को इसमें शामिल किया, अपने ड्राइवर को इसमें शामिल किया। प्लानिंग के तहत सबसे पहले इन्होंने एक सेकेंड हैंड एम्बेसडर कार खरीदी 8,000 रुपये में, यही KLQ 7831। अब दूसरा प्लानिंग का हिस्सा ये था कि एक लाश की ज़रूरत थी जो सुकुमार से मिलती जुलती हो। तो पहला इन्होंने यही कहा कि हम किसी मेडिकल कॉलेज से ये लाश को ले सकते हैं। काफ़ी मेहनत की लेकिन मेडिकल कॉलेज से लाश मिली नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हम किसी लावारिस लाश को, जो आम लावारिस लाशें पड़ी रहती हैं, हम उनको उठाएंगे। लावारिस लाश में भी इन्होंने काफ़ी कोशिश की लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती थी, सड़ी गली, तो वो आइडिया भी काम नहीं किया। फिर हुआ कि कब्रिस्तान में जो लाशें नहीं दफनाई जाती हैं ताज़ी, उनको निकालेंगे, लेकिन कई बार उसमें कद काठी, शक्ल, ये सारी चीज़ों का भी मसला आ गया, तो वो भी आइडिया गया। जब ये काफ़ी वक्त बीत गया और धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा है और इनका सब्र टूटता जा रहा है, तब अचानक ये तय करते हैं कि लाशों को ढूंढने का मसला छोड़ो, सीधे कत्ल करते हैं। लेकिन कत्ल उस शख्स का करेंगे जिसका हुलिया, जिसकी कद काठी सुकुमार से मिलती जुलती है। अब इसके बाद ये ऐसे शख्स को तलाशने का काम इन्होंने शुरू किया। इसमें भी वक्त लगा लेकिन मिला नहीं। फिर आखिरकार 21 और अच्छा, ये हर रात, ख़ासतौर पर रात के वक्त सन्नाटे में
इस एम्बेसडर कार में ये लोग शिकार की तलाश में निकलते थे कि शायद कोई सड़क चलते या कहीं पे मिल जाए जो सुकुमार की कदकाठी का हो। वो भी नहीं मिलता था, लेकिन नसीब ने साथ दिया और 21 जनवरी 1984 की रात, ये जब ऐसे ही खाना वाना खाकर शराब पीकर गाड़ी में शिकार की तलाश में थे, तभी चाको नाम का एक शख्स जो एक सिनेमा हॉल में टिकट कलेक्टर था, वो वहाँ से गुजर रहा था। उसकी कदकाठी, हाइट और थोड़ा बहुत उसका चेहरे का लुक, वो सब सुकुमार से मिल रहा था। जैसे ही उन्होंने उसको देखा, उन्होंने उसको लिफ्ट का ऑफ़र किया, फिर उसको कहा शराब का ऑफ़र किया, उसने शराब पी और एक टॉवेल में इन्होंने बेहोशी की दवा मिला के रखी हुई थी। थोड़ी देर के बाद उसके नाक पे वो टॉवेल रखते हैं, जो चाको है वो बेहोश हो जाता है, फिर उसका गला घोंटते हैं, गला घोंटने के बाद मार देते हैं। इनके साथ एक और गाड़ी थी, दो गाड़ियों में चल रहे थे ये। फिर उसके बाद ये पहुंचते हैं मौका वारदात पर। उसी पुलिस स्टेशन के करीब एक खेत में सन्नाटा था। रात को करीब 4 बजे के आसपास चाको की बॉडी को एम्बेसडर में डालते हैं, ड्राइवर सीट पे बिठाते हैं, उसके चेहरे को पहले पेट्रोल से जलाते हैं और फिर गाड़ी में आग लगा देते हैं और चारों मौके से भाग जाते हैं। उसके बाद प्लानिंग का अगला हिस्सा यही था कि सुकुमार के परिवार के लोग पहुंचेंगे कि इस एम्बेसडर गाड़ी के नंबर के ज़रिए जो उन्होंने ख़रीदी थी 6 महीने पहले, और ये क्लेम करेंगे कि ये सुकुमार की लाश है और इस तरीके से इंश्योरेंस के पैसे भी मिल जाएंगे। और वही हुआ। उसके बाद धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन फिर भेद खुला, क्योंकि 2-3 चीज़ें थी। एक, सुकुमार की मौत के अगले ही दिन घर में चिकन बनना, ये पुलिस का कान खड़े कर गया, क्योंकि वहाँ का कल्चर के हिसाब से ये अनोखी चीज़ थी। दूसरा, पिल्लई के हाथों का जलना और कार में आग, ये दोनों एक दूसरे की चीज़ चुगली खा रहे थे। तीसरा, जो ड्राइवर और दोस्त के बयान थे वो अलग अलग हो रहे थे। तो इसके बाद इन सभी को पकड़ लिया गया, लेकिन असली कल्प्रिट सुकुमार गायब था। इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश की, लेकिन वो मिला नहीं, भागता रहा। उसकी तलाश में अंडमान निकोबार से लेकर भूटान, यूपी के लगभग 1 दर्जन शहर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अबू धाबी, दुबई, शारजा, कहाँ कहाँ केरल की पुलिस नहीं गई। जहाँ जहाँ से कोई कभी खबर मिलती उसकी वो पहुँचती, यहाँ तक कि वो झारखंड भी पहुँची, लेकिन कहीं भी सुकुमार नहीं मिला। कई बार ऐसा हुआ कि पुलिस पहुँची और उससे थोड़ी देर पहले ही वो निकल गया था। 1984 में ये इंसिडेंट हुआ था। आज 2021 है, मतलब करीब 37 साल, 37 ईयर्स हो चुके हैं। आज भी सुकुमार केरल पुलिस के हाथ नहीं लगा है। केरल पुलिस के इतिहास में किसी क्राइम में इतना लंबा फरारी, इतना लंबा कोई मुजरिम भागा हुआ, ये इकलौता इंसिडेंट है। और ये कहानी इस मामले में भी इकलौती है कि एक शख्स ने अपने आप को 2 बार मारा। पहली बार एयरफोर्स से बचने के लिए मुर्दा करार दिया, दूसरी बार इंश्योरेंस का रकम जो वो क्लेम करने के लिए खुद को मारा। 2 बार मारने के बावजूद वो शख्स कभी ज़िंदा हाथ नहीं लगा। हालांकि अगर आज वो ज़िंदा हो तो शायद उसकी उम्र 74 ईयर्स होगी, 74 से 75 साल। आखिरी बार इस केस में अपडेट ये आया था कि एक झारखंड की नर्स ने केरल पुलिस को, जो केरल की ही थी और वहाँ पे नर्स का काम कर रही थी, उसने केरल पुलिस को बताया कि उसने सुकुमार को देखा था, वो हॉस्पिटल आया था और उसने उसको इलाज किया था और वो बहुत कई गंभीर बीमारियों का शिकार था। और उस नर्स के हिसाब से जो उसको बीमारी थी, उसके बाद मुझे उम्मीद नहीं है कि वो अब ज़िंदा बचा होगा। लेकिन उसकी मौत की खबर अभी तक सामने नहीं आई है और वो ज़िंदा है तो कहाँ है इसकी भी खबर नहीं है। 75 साल की उसकी उम्र हो गई होगी। 37 साल से केरल पुलिस को वो धोखा देकर भागा हुआ है और आज भी केरल पुलिस को उसकी तलाश है। केरल में कई फिल्में उसके ऊपर बन चुकी हैं। जो उस वक्त के सारे पुलिस अफसर आईओ थे वो भी अब 80-80 साल के हो चुके हैं। उनमें से कुछ जिंदा थे। उन्होंने बताया भी कि अगर सुकुमार भागता नहीं और अब तक गिरफ्तार ना हुआ होता तो शायद ये कहानी कभी इतनी चर्चित नहीं होती। लेकिन उसकी फरारी और 37 साल से पुलिस को बेवकूफ़ बनाने की इस चीज़ ने ही मीडिया को भी, फिल्म बनाने वालों को भी अपनी तरफ खींचा और यही वजह है कि उसके ऊपर कई फिल्म बनी। अभी हाल में भी एक फिल्म बनी। लेकिन कुल मिलाकर कहानी का निचोड़ ये है कि 37 साल बाद भी एक कातिल जो अपने आप को खुद 2 बार मार चुका है, वो अब भी पुलिस के हाथ नहीं लगा। अब वो मर चुका है या ज़िंदा है इसकी भी खबर नहीं है। तो आज कहानी में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।